हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लो विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हमने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में आपको अच्छे से बताना है। हम इस वीडियो में सीखेंगे इस एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको क्वालिफाई करना, इसमें पास होना क्यों ज़रूरी है, अगर फेल हो जाएं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। स्टूडेंट्स, इस एग्ज़ाम को लेके एक टाइम पे धारणा थी कि भाई ये एग्ज़ाम तो ऐसे ही पास हो जाएगा, इस एग्ज़ाम में तो आप नकल भी मार सकते हैं, ऐसी धारणा थी और एग्ज़ाम को पास करना बड़ा इजी माना जाता था। लेकिन लास्ट टाइम के रिजल्ट ने सभी को शॉक कर दिया। लास्ट टाइम जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट्स दे फेल्ड, वो फेल हो गए, इस एग्ज़ाम में फेल हो गए जिस एग्ज़ाम को कुछ माना ही नहीं जाता था, एक टाइम था। तो अब इस एग्ज़ाम की जो अप्रोच है वो चेंज करनी पड़ेगी। इस एग्ज़ाम को अच्छे से पढ़ना उसी प्रकार अनिवार्य हो गया है जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला सेशन है ये वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम में अब क्या क्या चेंजेस हो गए हैं, इस एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ गई है, और साथ में इस एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन है वो जैसा कि अभी 3 सितंबर को आ गई है और अभी बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा इस एग्ज़ाम का। ये एग्ज़ाम आप कब दे सकते हो और कब इस एग्ज़ाम की बारी आती है, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देने की बारी कब आती है, कब आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। तो देखो, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप 3 ईयर LLB कर रहे हो या आप 5 ईयर BA LLB, BCom LLB या BB LLB या कोई भी कोर्स 5 ईयर LLB कर रहे हो, तो जब आपकी LLB की डिग्री पूरी हो जाती है, आपने 3 साल LLB कर ली, 5 ईयर्स LLB कर ली, तो उसके बाद मैक्सिमम जो लोग हैं उनका पर्पस रहता है अपने आप को एज एन एडवोकेट एनरोल करना। आप क्या करते हो, आप एनरोलमेंट के लिए जाते हो। कहाँ जाते हो एनरोलमेंट के लिए? बार काउंसिल ऑफ स्टेट। बार काउंसिल ऑफ स्टेट, कौन सा स्टेट? जिस स्टेट में आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप उस स्टेट की बार काउंसिल में जाते हो। जैसे हम हिमाचल के लोग हैं, हम हिमाचल प्रदेश की स्टेट बार काउंसिल में जाते हैं शिमला में। जो पंजाब या हरियाणा वाले हैं वो पंजाब या हरियाणा की स्टेट बार काउंसिल में चंडीगढ़ जाते हैं, कुछ दिल्ली स्टेट बार काउंसिल में जाते हैं। तो जब आप अपनी डिग्री पूरी कर लेते हो, लॉ डिग्री, तो आपका पर्पस होता है कि आप एज एन एडवोकेट एनरोल हो जाओ। एडवोकेट एनरोल होना बड़ा अनिवार्य होता है अगर आप लॉ में प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर आप अपने आप को एज एन एडवोकेट बनाना चाहते हो, क्योंकि अभी तक आप लॉयर हो, 3 से 5 साल की आपने LLB कर ली, आप लॉयर हो, आप एडवोकेट नहीं हो। अगर आप अपने आप को एडवोकेट बनाना चाहते हो, आप अगर आप चाहते हो कि आप अपने आप को एज एन एडवोकेट रिप्रेजेंट कर सको, औरों के केसेस को रिप्रेजेंट कर सको, कोर्ट में आप जाके आर्गूमेंट्स कर सको, तो आपको अपने आप को एज एन एडवोकेट एनरोल करना पड़ता है बार काउंसिल ऑफ स्टेट के पास जाकर। एनरोलमेंट का फ़ायदा क्या है कि आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पे एनरोलमेंट कंपलसरी है। अगर आपने जैसे कोई किसी फर्म में ज्वाइन करना है तो वो बोलते हैं पहले आप एनरोल करवा लीजिए अपने आप को एज एन एडवोकेट, फिर आप हमारी लॉ फर्म में आ सकते हैं। आपने अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल जुडिशरी का एग्जाम देना है, बहुत जगह पे इनफैक्ट जगह पे क्या आप जुडिशरी एग्जाम देना चाहते हो तो एनरोलमेंट मैंडेटरी होती है। आप ADA का सरकारी एग्जाम देना चाहते हो, सरकारी वकील बनना चाहते हो, बहुत सारे स्टेट्स में 2 साल की एनरोलमेंट की प्रैक्टिस मांगते हैं, मतलब 2 साल की प्रैक्टिस भी मांगते हैं और एनरोलमेंट कंपलसरी होता है। तो हर जगह पे अगर आप एनरोलमेंट करवा लेते हो तो गवर्नमेंट एग्जाम्स देने के लिए आपके रास्ते खुल जाते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए भी आपके लिए जरूरी होता है। तो मतलब आप मान के चलो जो भी बच्चे LLB कर रहे हैं, BA LLB कर रहे हैं, उन सभी के लिए एनरोलमेंट करवाना बड़ा जरूरी होता है। जब आप स्टेट बार काउंसिल में चले जाते हो एनरोलमेंट करवाने के लिए, तो यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं जा सकते आप। आपको अपने ओरिजिनल भी और साथ में फ़ोटो कॉपीज़ भी। ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने लगा हूँ, ये
क्या क्या आप लेकर जाओगे क्या नहीं, ये ना बार काउंसिल ऑफ पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है, पर मैक्सिमम सेम ही रहता है। थोड़ा बहुत डिफर चेंज हो सकता है। बार काउंसिल ऑफ पर्टिकुलर स्टेट में, मतलब हिमाचल में रूल अलग हो सकते हैं, पंजाब में अलग हो सकते हैं, उसके बाद दिल्ली में अलग हो सकते हैं, बिहार में अलग, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट 90-95% सेम ही रहता है। तो जो आपकी 10th की मार्कशीट है, आपकी +2 की मार्कशीट है, आपने BA LLB करी है, तो BA LLB की जो CMC है, इकट्ठी जो 10 सेमेस्टर्स की मार्कशीट है, या आपने LLB करी है तो LLB की जो 6 सेमेस्टर्स की जो इकट्ठी CMC है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, वो। उसके बाद प्रोविजनल डिग्री, जब आप अपनी डिग्री पूरी कर लेते हो, लॉ में पास हो जाते हो, रिजल्ट आ जाता है, तो यूनिवर्सिटी आपको प्रोविजनल डिग्री देती है, ये हो गया। उसके बाद जिस कॉलेज से या जिस यूनिवर्सिटी से आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, LLB BA LLB कर रहे हैं, वो आपको 3 सर्टिफिकेट इशू करते हैं। एक मूड कोर्ट सर्टिफिकेट, दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तीसरा अटेंडेंस सर्टिफिकेट। जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, वो आपको एक तो मूड कोर्ट सर्टिफिकेट इशू करती है कि इस बच्चे ने जो यहाँ से पास आउट होके जा रहा है, इसने LLB या BA LLB के प्रोग्राम में जो भी रिक्वायर्ड मूड कोर्ट्स थे वो अपने कॉलेज में दिए हैं और उन मूड कोर्ट्स में पास हुआ है। करेक्टर सर्टिफिकेट कि इस बच्चे का करेक्टर अच्छा है, और अटेंडेंस कि इस बच्चे ने जितनी रिक्वायर्ड अटेंडेंस है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से, वो अटेंडेंस इसने पूरी करी है और हमारे कॉलेज से पूरी अटेंडेंस के साथ ये पास आउट हुआ है। ये सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाते हैं कॉलेज से, तो उसके बाद आप बार काउंसिल ऑफ स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में जाते हो कि वहाँ पर हमने जाकर जो है वो एनरोलमेंट करवानी है। अब जब आप बार काउंसिल में जाते हो तो वहाँ पे जो फॉर्मेलिटी है, जो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी है, वहाँ पे जो फॉर्म्स फिल करने आपने वो सारे भरे जाते हैं। उसके बाद फॉर्म्स वगैरह सारी फॉर्मेलिटी जो है वो होने के बाद, फॉर्मेलिटीज़ जितनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी होती हैं, आपसे फीस ली जाती है और उसके बाद आपको एज एन एडवोकेट एनरोल कर लिया जाता है प्रोविजनली। इससे पहले बता दूं कि आपकी ओथ भी होती है कि आप एडवोकेट बनने जा रहे हैं, आप ओथ लेते हैं कि जो भी ओथ वहाँ पे प्रिस्क्राइब होती है वो ओथ आपको लेनी पड़ती है। ये एनरोलमेंट के प्रोसेस में 1 मंथ तक लग जाता है। बहुत सारी ऐसी बार काउंसिल्स भी हैं जहाँ पे तत्काल एनरोलमेंट का प्रोसीजर भी है कि फटाफट एनरोलमेंट करवानी है एक पर्सन की, विद इन 24 आवर्स तत्काल एनरोलमेंट, जल्दी एनरोलमेंट करवानी, ऐसा भी प्रोसीजर है। लेकिन मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि एनरोलमेंट में 1-1.5 महीना लग जाता है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, वो वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाएगी, आपकी जो डिटेल है, उसके बाद आपको ओथ के लिए बुलाया जाएगा और आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी। एनरोलमेंट हो गई, आप एडवोकेट बन गए, बार काउंसिल ऑफ स्टेट के अंतर्गत आप एनरोल हो गए, आपको एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है। लेकिन ये जो नंबर मिलता है, ये जो आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, ये जो सर्टिफिकेट मिलता है आपको एनरोलमेंट का, दैट इज प्रोविजनल। ये एक प्रोविजनल है, ये केवल और केवल 2 साल तक वैलिड होता है। 2 साल तक, 2 साल तक आप उस सर्टिफिकेट के बेस पर, उस एनरोलमेंट के बेस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन 2 साल के भीतर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ता है, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है। समझने की कोशिश करना, आप एनरोलमेंट करते हो बार काउंसिल ऑफ पर्टिकुलर स्टेट में जाकर, जो आपको एनरोलमेंट का सर्टिफिकेट मिलता है बार काउंसिल ऑफ पर्टिकुलर स्टेट से, वो वैलिड होता है 2 साल के लिए। 2 साल के भीतर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आप 2 साल के भीतर ये जो एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं करो, तो जो आपका ये सर्टिफिकेट है 2 साल प्रोविजनल, इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, अब आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि आप 2 साल का जो टाइम पीरियड है उसके दौरान जो प्रैक्टिस कर रहे हो, वैसी प्रैक्टिस आप आगे भी फ्यूचर में कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। विदाउट दिस एग्जाम यू कांट बिकम अ रेगुलर एडवोकेट।
और जब आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है। अब आप परमानेंटली एडवोकेट बन गए, अब कोई किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी नहीं होगी, अब सारी फॉर्मेलिटीज खत्म है, अब आप एडवोकेट हो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो देखो ऑल इंडिया बार एग्जाम की कितना महत्व है। इस एग्जाम के बिना आप बने बने एडवोकेट नहीं रहोगे। अगर ये टाइम खत्म हो गया 2 साल का, 2 साल तक तो प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, लाइसेंस आपका रद्द है, वो खत्म है, वो इनवैलिड लाइसेंस है, उसके बाद 2 साल तक वैलिड है वो। उसके बाद आगे प्रैक्टिस करनी है तो ऑल इंडिया बार एग्जाम क्वालिफाई करो, तब जाके आप कर पाओगे प्रैक्टिस, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और ये जो ऑल इंडिया बार एग्जाम है वो 2 साल के भीतर क्वालिफाई करना पड़ता है, 2 साल के बाद कर लेंगे क्वालिफाई, ऐसा नहीं होगा। अगर भीतर क्वालिफाई नहीं किया तो जो एनरोलमेंट है वो तो आपकी हो ही गई इनवैलिड, और आगे आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, दोबारा से एनरोलमेंट करवानी पड़ जाएगी बार काउंसिल ऑफ स्टेट के पास आपको। अब स्टूडेंट्स एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने लगा हूं आपको, एनरोलमेंट में जो फीस लगती है उसका क्या जो है वो स्टेटस है। फीस जो थी वो डिफरेंट बार काउंसिल्स अपने हिसाब से चार्ज कर रही थी। हिमाचल प्रदेश में 11-12 हज़ार रुपये लग जाता है, पंजाब हरियाणा में 20-25, दिल्ली में कुछ इतना ही, मतलब कि लगातार फीस बार काउंसिल ऑफ पर्टिकुलर स्टेट अपने हिसाब से फीस चार्ज करती थी। बिहार में अलग है, अपनी हिमाचल में अलग है, झारखंड में अलग है, हरियाणा पंजाब में अलग है, मतलब कोई एक तरह की फीस नहीं थी। इवन ये तक हो गया कि जो एक्स सर्विसमैन थे, एक्स सर्विसमैन, उन लोगों से तो फीस ज़्यादा चार्ज करने की बात बार काउंसिल ऑफ स्टेट पर्टिकुलर स्टेट कर रही थी। 1-1 लाख रुपया उनसे एक्स्ट्रा लिया जा रहा था, बाकियों से 20,000 लिए जा रहे थे, उनसे 1,20,000 लिया जा रहा था। तो जब ये बात बड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई, बड़ी ज़्यादा लोग परेशान हो गए कि यार ये क्या मतलब है, हम इतनी फीस क्यों पे करें। तो एक केस आया गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और अभी रिसेंटली जुलाई 30, 2024 को डिसाइड हुआ है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितने भी बार काउंसिल्स हैं वो एक्स्ट्रा फीस नहीं ले सकती हैं, केवल जो रिजनेबल फीस बनती है एनरोलमेंट की वही वो ले सकती हैं, बाकी जो एडिशनल फीस, एडिशनल चार्जेस बहुत सारे लगाए होते हैं वो नहीं लगाए जा सकते। इस डिसीजन के बाद अब जो बार काउंसिल्स ऑफ स्टेट फीस ले रही हैं एनरोलमेंट की, वो जर्नल वालों से ले रही हैं 750 रुपये और SC ST वालों से ले रही हैं 150 रुपये। 750 और 150 ये मैं देखूँ एक बार, नहीं 700, हाँ। अब ये फीस जो बेसिकली वो ली जा रही है SC ST वालों से और जर्नल से। और एक टाइम था जब फीस कितनी ली जाती थी, 10,000, 20,000, 12,000, 15,000, तो अब ये फीस काफ़ी कम हो गई है। एनरोलमेंट तो आप करवा लोगे, लेकिन एनरोलमेंट के 2 साल के भीतर आपको AIBE एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब हम उसी के ऊपर आगे आते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के ऊपर। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको। आप सभी का हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाले हैं, इसलिए आप हमारी जो वेबसाइट है www.lawwithtwins.com, आप इसमें हमारी वेबसाइट में ज़रूर साइन अप कर ले जाकर। हम आपकी इस एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं। अगर आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प चाहिए नोट्स के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और हम आपकी लेक्चर और नोट्स के माध्यम से भी ज़रूर मदद करेंगे। तो आइए अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं बताता हूँ आपको कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन में पहले क्या प्रोसीजर था और लास्ट टाइम बच्चे क्यों ज़्यादा फेल हुए। देखिए स्टूडेंट्स, एक टाइम था जब ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम होता था तो ये मानना था कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में आप बर्कर बैग बुक्स का लेकर जा सकते हो। आपको जो बेयर एक्ट्स होते हैं वो भी अलाउड थे, आपको जो बुक्स होती हैं टेक्स्ट बुक्स वो भी अलाउड थी, आपको कोई गाइड अगर आपने लेकर जानी है, कोई आपने
MCQ क्वेश्चन की सीरीज लेकर जानी, आप कुछ भी लेकर जा सकते थे, आपको सब कुछ अलाउड था। ये एक ओपन बुक्स टेस्ट था। लेकिन अब हुआ क्या, अब आपको ये ऑल इंडिया बार एग्जाम में बुक्स ले जाना, गाइड ले जाना, MCQs ले जाना या ओपन बुक्स की कोई बुक्स ले जाना अलाउड नहीं है। अब केवल आप बेयर एक्ट्स लेकर जा सकते हो। और बेयर एक्ट्स भी कैसा एक्ट्स, विदाउट एनी कमेंट्स। विदाउट एनी कमेंट्स, विदाउट एनी कमेंट्स का मतलब है कि जो बेयर एक्ट लोगे आप, वो सिंपल का सिंपल जो लॉ पास किया गया है लेजिस्लेचर के जरिए वही आप लेकर जा सकते हो। इसके अलावा आप और कोई एक्ट लेकर नहीं जा सकते। इन द सेंस यूनिवर्सल का या किसी पब्लिकेशन का आप बेयर एक्ट लेकर नहीं जा सकते जिसमें केस लॉज भी हों, जिसमें कमेंट्स भी हों। अगर कोई लेके चला गया है तो उसको वहाँ परमिशन लेनी पड़ेगी वो अंदर ले जाने के लिए। ये सारी बातें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो वेबसाइट है उसमें लिखा हुआ है सब कुछ। अब देखो स्टूडेंट्स, हुआ क्या, जो क्वेश्चंस आते थे, अब CRPC हो गया, CPC हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, IPC हो गया, इन सभी में तो स्टूडेंट्स बेयर एक्ट से क्वेश्चन कर लेते थे क्योंकि बेयर एक्ट अलाउड है ना। तो जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते थे कि कौन सी चीज़ कौन से सेक्शन में दी हुई है, अरेस्ट विदाउट वारंट कौन से सेक्शन में है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट विद इन 24 आवर ऑफ हिज अरेस्ट, ये कौन से सेक्शन ऑफ CRPC में दिया हुआ है। जनरल जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, वो पर्सन जो था वो बेयर एक्ट निकाल के आंसर को ढूंढ लेता था, उसको कर लेता था। लेकिन क्वेश्चंस कैसे आने लग पड़े, क्वेश्चंस आने लग पड़े केस लॉ बेस्ड, केस लॉज के ऊपर क्वेश्चन बनने लग पड़े। अब केस लॉज तो बेयर एक्ट में होंगे नहीं, वो अलाउड नहीं है बुक्स ले जाना, तो बच्चे फंस गए। दूसरा क्वेश्चन जो आने लगे, अब लेबर लॉ आपको सब्जेक्ट है, लेबर लॉ भी सिलेबस में, अभी सिलेबस बताऊंगा मैं आपको। लेबर लॉ भी है, हिंदू लॉ भी है, मुस्लिम भी है, आपका बहुत सारे यहाँ पे सिलेबस मेरे सामने सिलेबस है, मैं बता देता हूँ आपको कि क्या क्या सिलेबस में है जो आपको पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से एग्जाम्स कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, एक बार बता देता हूँ आपको मैं। तो पिछला जो रिजल्ट आया उसमें 50% से ज़्यादा लोग फेल हो गए। और कारण क्या था, कारण था कि वो प्रिपेयर नहीं थे प्रॉपरली उस एग्ज़ाम को देने के लिए। उनको लगा जैसे पहले होता वैसे एग्जाम हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 10 क्वेश्चन आते हैं, इंडियन पिनल कोड से, अब तो भारतीय न्याय संहिता हो गया ना 8 क्वेश्चन, CRPC अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया 10 क्वेश्चन, CPC 10 क्वेश्चन, एविडेंस एक्ट 8 क्वेश्चन, अब तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, ADR 4 क्वेश्चन। अब ADR है, ADR तो ADR में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में आप आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन का बेयर एक्ट तो होगा, पर जो बाकी मेडिएशन या बाकी कोई और पार्ट है वो कहाँ से कवर करोगे, वो दिक्कत आ जाती है। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ का बेयर एक्ट आप ले जाओगे, लेकिन जो केस लॉ है वो कहाँ से करोगे। जो मुस्लिम लॉ है मैक्सिमम पार्ट तो अनकोडिफाइड में है मुस्लिम लॉ का, तलाक हो गया, मैरिज हो गया, डावर हो गया, वो तो कोई एक्ट बना नहीं हुआ है, तो बेयर एक्ट तो लेकर जा नहीं पाओगे, उसका बेयर एक्ट तो है ही नहीं, उसकी तो बुक्स ही है, बुक्स अलाउड नहीं है, तो कैसे करोगे पेपर, क्वेश्चन आ जाएगा तो अगर नहीं आता होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 3 क्वेश्चन आने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कोई बेयर एक्ट तो है ही नहीं, कहाँ से क्वेश्चन करोगे बताओ, कहाँ से आप, बुक्स अलाउड नहीं है, पहले बुक्स अलाउड थे अब नहीं है, तो बच्चों को दिक्कत तो आएगी ना। प्रोफेशनल एथिक्स में कैसे करोगे, कंपनी लॉ, चलो कंपनी लॉ का बेयर एक्ट है पर फिर भी केस लॉ में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब कंपनी लॉ में सोलेमन वर्सेस सोलेमन, ली वर्सेस ली, उसके बाद ट्रंक रूल, कितने ऐसे केस हैं, लैंडमार्क केसेस जो पता होने चाहिए तभी पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। एनवायरमेंटल लॉ में केस लॉ जो इतने इंपॉर्टेंट केस लॉ, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कोई ताजमहल को प्रोटेक्शन का केस था, कोई गंगा रिवर पोल्यूशन को रोकने का केस था, कोई कितने केस थे, कोई हमारा UP सरकार के अगेंस्ट केस था जिसमें बहुत से केसेस थे। मैं यहाँ पे क्या डिस्कस करूँ, मतलब बेयर एक्ट अलाउड है आपको, केवल आप लॉ लेकर जा सकते हो, केस लॉज आपके पास है नहीं, एक्सप्लेनेशन आपके पास है नहीं, कोई जनरल क्वेश्चन आता है अनकोडिफाइड लॉ से वो आप कर नहीं पाओगे, तो फेल होना तो स्वाभाविक ही है। उसके बाद टोर्ट्स हो गया, टैक्सेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, प्रॉपर्टी लॉ हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, लैंड एक्विजिशन एक्ट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हो गए, इन सभी से क्वेश्चन आते हैं। अब स्टूडेंट्स
बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, पहली प्रॉब्लम जो बच्चे फेल हुए, एक तो वो केस लॉज की क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, दूसरी जो अनकोडिफाइड लॉ था उसके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उसमें वो पास नहीं हो पाए, और तीसरा जो लैक पॉइंट था वो था लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट and questions where from are they asking। मतलब बच्चों को यही नहीं समझ आ रहा था। अब मान लो एक पर्सन ने अच्छे से स्टडी नहीं करी एलएलबी में, बीए एलएलबी में, क्वेश्चन पूछा जाता है सीआरपीसी से, वो बेर निकाल के एविडेंस का ढूंढ रहा है, क्वेश्चन पूछा जाता है आईपीसी से और वो बेर एक्ट निकाल के सीआरपीसी का ढूंढ रहा है, क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन से और वो कोई अलग ही नया एक्ट निकाल के जो है क्वेश्चन ढूंढ रहा है, टाइम वेस्ट होगा, कैसे अटेम्प्ट करोगे। मान लो सीआरपीसी से क्वेश्चन पूछा जाता है अरेस्ट से, उसे पता ही नहीं कि अरेस्ट जो है वो शुरू में चैप्टर 5 में सेक्शन 41 से 60A के अराउंड दी गई है सीआरपीसी में, वो पता है कहाँ कहाँ देखी जा रहा है, उसे पता नहीं चल रहा है। तो इन कारणों की वजह से टाइम से बच्चा क्वेश्चन नहीं ढूंढ पाता है, आंसर ही नहीं ढूंढ पाता है। तो ये कारण थे कि मोर देन 50% बच्चे फेल हुए। अब जो नया हमारा नोटिफिकेशन आया है 3 सितंबर को, मैं आपको नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग बता दूं कि 3 सितंबर को नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म फिल हो रहे हैं, नवंबर 24 को आपका एग्जाम हो जाएगा। 24 नवंबर को एग्जामिनेशन की डेट जो है वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दी है। अब मैं आपको इस एग्ज़ाम की स्कीम बता देता हूँ कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। इस एग्ज़ाम की स्कीम क्या क्या है, देखो मेनली अगर आपके एलएलबी में एलएलबी में 45% है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या 40% है और आप SC ST से बिलोंग करते हो, आप इस एग्ज़ाम को फिल कर पाओगे। तो एलएलबी में आपके 90% हो, 80% हो, 70% हो, 60% हो, 65% हो या 55, कोई इतना महत्व नहीं रखता। आपने प्रैक्टिस करनी है, आपके पास इतने मार्क्स हैं, आप एलिजिबल होंगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए। दूसरा, इस एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 100 में से 45 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, आपको 45 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हो तो आपको 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे, 40 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। बताना चाहूँगा इस एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि आपको गलत क्वेश्चन करने आंसर देने पर माइनस में मार्क्स जाएगा, ऐसा नहीं है। आप 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ सकते हो, कोई नेगेटिव मार्किंग का टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, इस एग्ज़ाम में कोई कट ऑफ का पंगा नहीं है। कट ऑफ का पंगा मतलब क्या हुआ कि ये एग्ज़ाम केवल एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, आपको केवल क्वालिफाई करना पड़ेगा एग्ज़ाम को, अपने 45 और 40 नंबर लेकर जिस कैटेगरी में आप आओगे आपने हाईएस्ट नंबर लेने हैं, कोई महत्व नहीं रखता। रिजल्ट में भी आपके मार्क्स शो नहीं करेंगे। आपको 100 में से अगर मान लो जो 82 तक बच्चे पास हो जाएंगे, 82 मार्क्स से कम लेने वाले बच्चे पास नहीं होंगे, कट ऑफ 82 जाएगी, 72 जाएगी, 50 जाएगी, ऐसा कोई फंडा नहीं है। जैसे बाकी एग्जाम में होता है ना कि कट ऑफ 72 गई, कट ऑफ 60 गई, कट ऑफ 50 गई, 50 तक बच्चे लिए गए, बाकी पीछे के बच्चे फेल हो गए, ऐसा इसमें नहीं है। क्वालिफाइंग एग्जाम है, जिसके भी 45 आए सब पास, जिसके भी 40 है SC ST में आए सब पास, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा ये एग्जाम है, स्कीम बड़ी सिंपल सी स्कीम है इसकी। अब आज की वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया, कैसे आप स्टेट बार काउंसिल में एनरोल होते हो, उस एनरोलमेंट की वैलिडिटी क्या होती है, उसके बाद जो स्टेट बार काउंसिल में आप एनरोलमेंट करवाते हो तो उस एनरोलमेंट के बाद फिर ऑल इंडिया बार एग्जाम देना बड़ा मैंडेटरी कैसे बन जाता है, लास्ट टाइम ऑल इंडिया बार एग्जाम में क्यों बच्चे फेल हुए, क्या रीज़न थे, ऑल इंडिया बार एग्जाम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, अब आपका क्या सिस्टम है, जो स्कीम है एग्ज़ाम की क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करो कि आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो। अब ये एग्ज़ाम कोई मजाक वाला एग्ज़ाम नहीं है जैसे पहले समझा जाता था। अब इस एग्ज़ाम का लेवल जो है
वो लेवल बाकी एग्जाम्स के बराबर टेक्निकल टफेस्ट हो गया है। अब आपको जब 50% से ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं, मतलब सीरियस लेना पड़ेगा एग्जाम को, ऐसे नहीं। और इस एग्जाम की फीस बड़ी ज़्यादा होती है, अबाउट 3500-4000 के करीब आपको फीस देनी पड़ती है। इतना फीस पे करने पर फेल हो जाओ, कितनी बुरी बात है, मतलब कितना दुख होता है पर्सनली कि यार इतनी फीस भी दी और पास भी नहीं हुए, उसका फ़ायदा भी क्या हुआ। तो अगली वीडियो जरूर देखें। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको बताना चाहूँगा, इस एग्जाम में लॉ विद ट्विंस आपकी हेल्प करने वाला है, इसलिए आप हमारा जो वेबसाइट है www.lawwithtwins.com पे जरूर विजिट करें, वहाँ जाके साइन अप जरूर कर लें। हमारी वेबसाइट में साइन अप करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे आपकी हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज़ बिना टाइम वेस्ट किए आप जरूर साइन अप कर लें। 24 नवंबर को एग्ज़ाम है, अभी अक्टूबर महीना पूरा पड़ा हुआ है, अगस्त सितंबर अभी चला है, सितंबर अक्टूबर नवंबर के लास्ट में 24 नवंबर के अराउंड एग्जाम है, बड़ा टाइम है, आराम से पास कर लोगे। हमारी वेबसाइट को जरूर लॉगिन कर लें, साइन अप कर लें, ताकि हम आपकी इस एग्जाम में हेल्प कर सकें।